हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे भाई? चलो पढ़े। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, है ना? जी 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 जी। जी साहब, चलें आगे। हाँ जी, हम लास्ट क्या पढ़ रहे थे? हम इस मुद्दे पे आ गए थे, पैराबोलिक वाले पे। मैं वापस बना देता हूँ उसको, कोई नहीं, आ जाओ, ये वापस से लिख देते हैं, है ना? वापस से लिख देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बालों का स्तूप, और इन बालों का स्तूपों में, है ना, ये तो मैं वापस लिख दूंगा, कोई चिंता नहीं। बालू का स्तूप पढ़ रहे थे, और बालू का स्तूप में हमने 3 बालू का स्तूप पढ़ लिए थे। एक तो कौन सा पढ़ लिया था? एक तो हमने पढ़ लिया था आपके बरखान की बात करें, ये पढ़ लिया था। एक पढ़ लिया था आपके अनुदैर्य, एक पढ़ लिया था आपके अनुप्रस्थ, और उसके साथ साथ ये देखा था कि भाई हवा के समानांतर और हवा के सम्मुख बनने वाले बालू का स्तूप। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, पढ़े यहां से। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई बालू का स्तूप में एक नाम है आपके पैराबोलिक का, तो एक है पैराबोलिक बालू का स्तूप, है क्या? पैराबोलिक बालू का स्तूप जी। और एक आपको मैंने यहीं पे बताया था कि एक बालू का स्तूप आता है आपके शब्बर काफिज, एक आता है आपके सब्बर काफिज बालू का स्तूप। और बेटा यहां से भी खूब प्रश्न आता है। और प्रश्न कैसे कैसे आता है? एक तो यहां से आता है कि गुरुजी, पहली बात तो ये आता है कि इस पैराबोलिक बालू का स्तूप और सब्बर काफिज बालू का स्तूप, इन दोनों की बात करें कि भाई इनका निर्माण कैसे होता है। इनके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण जो होता है ना, याद रखना, वनस्पति के सहारे, वनस्पति के सहारे। कि इसका निर्माण कैसे होता है? वनस्पति के सहारे जो है इसका निर्माण होता है। सब कुछ वनस्पति है। अब कौन सी वनस्पति के सहारे कैसे होता है उसकी बात करें जी। देखो, सबसे पहले हम बात करें यहां से, किधर की बात आ जाते हैं? सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके इधर पैराबोलिक की तरफ आते हैं, तो आ जाएगा कि इनका निर्माण जी, इनका निर्माण की बात करें, इनका निर्माण पेड़ों के सहारे, इनका निर्माण जो मैं ऐसे कह दूं, बड़ी वनस्पति। बड़ी वनस्पति का मतलब क्या हो जाएगा? आपके पेड़ पौधे। तो बड़ी वनस्पति का मतलब है पेड़, तो यहां पर आ जाएगा पेड़ के सहारे, कि भाई इनका निर्माण होता है पेड़ के सहारे या पेड़ों के सहारे, बड़ी वनस्पति के सहारे। गुरुजी कैसे? तो भाई ये आपका धरातल है, और यहाँ पर आपके पहले से ही कोई बालू का स्तूप है, ठीक है गुरुजी, और यहाँ पर आपके एक हो गया कोई पेड़ है, ठीक है जी। अब क्या हुआ मेरे बच्चों, जब यहाँ पर तेज हवा चलेगी ना, तो इस तेज हवा के द्वारा मिट्टी का अपर्दन किया जाता है। इस तेज हवा के द्वारा मिट्टी का अपर्दन किया जाता है साहब, है ना? 2006 बेटा, है ना? यहाँ पर मिट्टी का क्या किया जाएगा? अपर्दन। ये आपके तेज हवा है, और इस तेज हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव किया जाएगा। जब हवा चलती है तेज, तो मिट्टी का तो कटाव करती करती है, ठीक है जी। जो मिट्टी का कटाव करेगी, और उसके बाद जब ये हवा आगे जाएगी, और बेटा हवा आगे जाने के बाद में पेड़ से टकराती है। और जब भी याद रखना, जब हवा के बीच में कोई भी बाधा आएगी, जब भी कोई भी बाधा आएगी, तो हवा की स्पीड कम होती है, और हवा की स्पीड कम होगी तो इस हवा के साथ जो मिट्टी है वो इस पेड़ के सहारे सहारे यहीं पे जमा हो जाएगी। तो इस पेड़ के सहारे सहारे जो मिट्टी का जमा हुआ, और उससे जो बालू का स्तूप बना, इसको क्या बोला हम लोगों ने? इसको हमने बोला पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप ये हो जाएंगे। तो पेड़ के सहारे जो बने बालू का स्तूप, इनको बोलते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। एक यहां से आता है गुरुजी, ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूपों की बात करें, ऐसा पूछा जाए कि गुरुजी इनका क्षेत्र क्या होगा, तो बेटा इनका क्षेत्र होता है संपूर्ण राजस्थान। अब आप कहोगे सर संपूर्ण राजस्थान क्यों? तो क्योंकि बेटा अपने यहाँ पे हवा तो सब जगह तेज चलती है। जब सब जगह तेज हवा चलेगी तो सब जगह मिट्टी उड़ेगी, और सब जगह मिट्टी उड़ेगी तो पेड़ होंगे, और पेड़ होंगे तो उनके साथ टकरा करके बन जाएगी साहब, ठीक है? ये आपके यहां से आ जाता है साहब जी, है ना? ये यहां से आ जाता है। तो क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्र हो जाएगा आपके संपूर्ण राजस्थान की बात करें, वो आपके यहां से। और एक और आता है कि इन्हें हेयर पिन, इन्हें हेयर पिन बालू का स्तूप भी कहते हैं। इन्हें हेयर पिन बालू का स्तूप भी कहते हैं। इन्हें हेयर पिन बालू का स्तूप भी कहते हैं साहब, स्तूप भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हेयर पिन बालू का स्तूप की बात करें, वो भी किसको बोलते हैं? तो ये भी आपके इसी पैराबोलिक को कहा जाता है। गुरुजी दूसरे पे आ जाओ। दूसरा कौन सा आपका? शब्बर काफिज की बात करें, इसके साथ यदि हम बात करें कि गुरुजी इनका निर्माण, तो आ जाएगा कि इनका
निर्माण की बात करें कि भाई इनका निर्माण छोटी वनस्पति के सहारे, इनका निर्माण कैसे होता है? छोटी वनस्पति के सहारे, छोटी वनस्पति अर्थात झाड़ी व आक आ जाएगा, झाड़ी व आक के सहारे, झाड़ी व आक के सहारे। गुरुजी ये कैसे बनती हैं? देखो, अब आप लोग में से 90% ऐसे बच्चे होंगे जो खेत में जाते हैं, आप में से 90% बच्चे होंगे जो खेत में जाते हैं। सब ऐसा क्यों कहते हैं? कह देते हैं बेटा उसका तो कोई इलाज नहीं है जी, कह देते हैं, वो हमारा विषय नहीं है, कहते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी तो हमें उस पर फोकस नहीं करना जी, है ना। अब देखो यहां से क्या हुआ जी, अब क्या हुआ बेटा कि सब लोग आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो खेत में जाते हैं, और खेत में जाते हो ना तो खेत में आप लोगों ने झाड़ी भी देखी होगी, आक भी देखा होगा, झाड़ी और आक तो देखी होगी, और उस झाड़ी और आक के सारे देखना, उसके सारे आपको मिट्टी मिलती जमी, जैसे आप लोग खेत में बैठे हो तो झाड़ी और जहां आक होगी ना उसकी जड़ों के सारे मिट्टी होती है, उसके सारे मिट्टी होती है साहब। नमस्ते बेटा सब। और उस वो मिट्टी एकदम साफ सुथरी होती है, उसमें कोई कंकर पत्थर होता है नहीं, एकदम साफ सुथरी मिट्टी होती है। देखी होगी तो किसी भी खेत में चला ना, झाड़ी और आक के जड़ों के सारे आपको मिट्टी 100% मिलेगी साहब, झाड़ी और आक के सारे। आक क्या होता है? आंकड़ा, आंकड़ा, आक होता है सब बेटा, पेड़ होता है छोटा सा, पौधे टाइप का होता है, झाड़ी नुमाई होता है ना जी। तो उसके सारे आपको मिट्टी मिलती है एकदम साफ सुथरी। तो मिट्टी कहां से आएगी आपको पता है जी? तो यदि हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे ये तो आपके पहले से कोई बालू का स्तूप है जी, और यहां पर आपके कोई झाड़ी हो गई, और ये हो गया आपके कोई आक, इस प्रकार से कोई आक बन गया। और बेटा जब यहां पर भी तेज हवा चलती होगी, जब भी यहां पर भी क्या चलती होगी? तेज हवा, जब यहां पर भी तेज हवा चलती होगी तो मिट्टी का कटाव करती होगी, और ये हवा इस झाड़ी से भी टकराती है, और यह हवा इस आक से भी टकराती है। और जब हवा झाड़ी और आक से टकराएगी तो यहां पर भी इसकी जड़ों के सारे सारे, इसके सारे सारे आपके यहाँ पर मिट्टी का जमाव करते हैं। तो आक और झाड़ी के सारे सारे जो मिट्टी का जमाव होता है उसको क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है आपके सब्बर काफिज बालू का स्तूप, सब्बर काफिज बालू का स्तूप। और मैंने आपको शुरू में कहा था, आप चीजों को समझते चलो तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाई बालू का स्तूप का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा रेत का टीला हो, है ना, रेत का टीला हो, छोटा सा भी थोड़ा सा जमा है वो भी होगा। और यदि इसके बारे में पूछा जाए गुरुजी इसका क्षेत्र कहाँ है, तो इसका क्षेत्र भी आपके संपूर्ण राजस्थान के अंदर है, संपूर्ण राजस्थान। तो ये दो बालू का स्तूप आपके ये हो गए, एक हो गए आपके पैराबोलिक और एक सबर काफिज। इनका निर्माण वनस्पति के सहारे, तो यहाँ पर पैराबोलिक ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, इनका निर्माण बड़ी वनस्पति या पेड़ के सहारे होता है, और इन्हें हेयरपिन या बालू का स्तूप भी कहते हैं। सबर काफिज की बात करें, इनका निर्माण छोटी वनस्पति झाड़ी या आक के सहारे होता है, और ये भी आपके पूरे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं साहब। इनको हेयरपिन बालू का स्तूप कहते हैं। ये आपके जूड़े नुमा होते हैं, इनकी आकृति जो महिला बालों में जूड़ा लगाती है वैसी होती है, इसलिए इसको हेयरपिन कहते हैं साहब। चलो आगे बढ़ो जी। हाँ, इसके अलावा एक बालू का स्तूप और आया था हमारे यहां से, एक आया था आपके तारा बालू का स्तूप, एक था तारा बालू का स्तूप। पढ़ा था नहीं भी कि भाई बताया था मैंने कि एक तारा बालू का स्तूप है, और एक मैंने आपको बताया था कि एक हमारे यहां पर है नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। जी हाँ, अब इन दोनों की बात करें गुरुजी ये क्या कहता है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, इन दोनों में दो दो लाइनें हैं, इन दोनों में दो दो लाइनें साहब, इन दोनों में दो दो लाइनें हैं। पहली चीज इसकी बात करें, तारा बालू का स्तूप की बात करें कि गुरुजी इनकी आकृति कैसी होती है, एग्जाम में आएगा आकृति तो तारे नुमा, और आकृति तारे नुमा है इसलिए इसकी तारा नुमा कहते हैं। एग्जाम में आता है कि बताओ तारा बालू का स्तूप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आज तक यही प्रश्न पूछा गया है कि तारे नुमा बालू का स्तूप कहां पर है। ओके भैरजनी, है ना, ये कहां पर है, तो तारा बालू का स्तूप आपके गंगानगर क्षेत्र में, सूरतगढ़ में। एक तो ये मुख्य रूप से आपके पाए जाते हैं गंगानगर, और गंगानगर में कहा, सूरतगढ़ में। गंगानगर का जो सूरतगढ़ क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो बालू का स्तूप बनते हैं उनकी आकृति तारे नुमा है। कैसी है अभी बता दूंगा साहब। इसके अलावा एक ये आपके पाए जाते हैं जैसलमेर में, और जैसलमेर में कहा, तो जैसलमेर के पोखरण, और एक नाम आ जाएगा आपके मोहनगढ़, मुख्य रूप से पोखरण के अंदर है जी। मुझे इनकी आकृति तारे नुमा कैसी होती है, देखो बेटा नोट्स के बीच में खराब नहीं करेंगे।
जी, जैसे देखो जो सर कुछ बालू का स्तूप निर्माण घर के पास होता है वो अवरोधी होते हैं, उनको अवरोधी बोलते हैं भाई। देखो यहां से जैसे सपोज करो ये कोई जगह है ऊंची सी, ये कोई जगह ऊंची सी है ना। एक मान लेना कि ये जमीन है, ये पैनल तो आपकी जमीन है, और उस जमीन के ऊपर ये ऊंची सी जगह है साहब। नमस्ते बेटा। और यदि इधर से कोई हवा आ रही है, इधर से आपके क्या आ रही है हवा, तो वो हवा आएगी, इससे टकराएगी, और टकराने के बाद में मिट्टी का जमाव इधर करेगी कि नहीं करेगी, इधर मिट्टी का जमाव कर देगी, इसके सारे ज्यादा होगी और दूर कम होगी, मिट्टी का जमाव होगा। यदि इधर से हवा आई तो वो भी क्या करेगी, इधर मिट्टी का जमाव कर देगी, इसके सारे सारे। यदि इधर से हवा आई तो वो भी मिट्टी का जमाव करेगी, इसके सारे सारे। इधर से हवा आई तो ये भी मिट्टी का जमाव करेगी, इसके सारे सारे। तो किसी स्थान के ऊपर कोई ऊंचा स्थान है और चारों तरफ से हवा आती है, तो चारों तरफ मिट्टी का जमाव होता चला जाता है, चारों तरफ जमाव होता चला जाता है। और वो जो जमाव से जो बालू का स्तूप बना, ये आपके कैसे हो गया, तारे नुमा हो गया साहब। तो इसकी आकृति तारे नुमा होती है, और ये आपके गंगानगर के सूरतगढ़, जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ क्षेत्र के अंदर है साहब। जी हाँ, ओनली राजस्थान में। जी, नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे बालू का स्तूप, बहुत सारे बालू का स्तूप आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें बहुत सारे बालों का स्तूप है, आपस में जुड़े हैं। जैसे कहते हैं ना कि नेटवर्क उलझा नहीं होता, कि तारों का जाल उलझा हुआ रहता है, तो इसमें आपस में उलझे रहते हैं साहब। इनकी इमेज नहीं बेटा, इमेज ढूंढ के देख ली मैंने, नहीं मिली जी, है ना, आपस में उलझे रहते हैं साहब। और ये आपके कहां से हैं, और इनका क्षेत्र की बात करें तो इनका क्षेत्र हो जाएगा हनुमानगढ़ से हरियाणा सीमा, हनुमानगढ़ से हरियाणा सीमा, हरियाणा सीमा। जी, ये है साहब। जी 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 जी, सिया 100% बेटा। नेटवर्क बालू का स्तूप का अन्य नाम क्या है? मतलब जरूरी है। जी चलो आगे बढ़े। अब देखिए, एक कोशिश करता हूं मैं, कुछ आपको बालू का स्तूप की कुछ पिक्चर दिख जाए तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। लिखता हूं राजस्थान में रेत के टीले, कहीं पर कुछ पिक्चर्स मिल जाएंगे। राजस्थान में इमेज, ऐसे कहीं पर्टिकुलर इमेज मिलती नहीं उनकी, छोड़ो। जी आगे चलें। अब कुछ नोट लगा के लिखेंगे जी, कोशिश करूंगा, ढूंढूंगा, कल दिखाने की कोशिश करूंगा छोर। जी देखो भाई, यहां पर कुछ चीजें और यहां से एक प्रश्न आ जाए कि राज्य में सर्वाधिक बालू का स्तूप, एक तो यह है कि राज्य में सर्वाधिक बालू का स्तूप, तो राजस्थान में सबसे अधिक बालू का स्तूप ये जो है आपके जैसलमेर में है। सबसे अधिक बालू का स्तूप कहां पर है? जैसलमेर में। एक तो याद रखना साहब। एक आ जाए कि राज्य में सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, भाई कौन सा स्थान है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? राज्य में सभी प्रकार के बालू का स्तूप, तो जैसलमेर, बाड़मेर, नहीं भाई सो कल था बेटा, जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये दो जिले हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा आपके जोधपुर में मिल जाएंगे, फलोदी मिल जाएंगे, जहां पे सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं साहब। जी भाई सिया 100% बेटा। जी 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 जी। एक आता है कि राज्य में बालू का
स्तूपों का सर्वाधिक विकास। बालू का स्तूप का मतलब क्या है? रेत के टीले। और राजस्थान में बालू का स्तूपों का सबसे अधिक विस्तार। 2-3 चीजें पूछ सकता है। एक तो जिला, कि भाई राजस्थान में बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार कहां होता है? तो याद रखना जैसलमेर। जैसलमेर की बात करें सब, राजस्थान में बालू का स्तूपों का सबसे अधिक विस्तार जो है ना, फैलाव, अदली बदली, बढ़ने की बात करें सब, है ना, वो आपके यहां से हो जाएंगे सब। है ना, एक आपके यहां से आ जाएगा। दूसरा एक आ जाए महीना, कि किस महीने में होता है। कि महीना कि कौन सा महीना है जिसके अंदर सबसे अधिक बालू का स्तूपों का विस्तार होता है। तो ये होता है आपके अप्रैल, मई और जून में। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हैं जब बालू का स्तूपों का सबसे अधिक विस्तार होता है सब। जी सानू, जी सानू बेटा, मुझे मैसेज कर देना, देख लूंगा बेटा। जी हो गए यहां से। चलो, एक तो बात यहां से आ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलें। ये तो बालू का स्तूपों को लेकर के हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे? अब ये मत भूल जाना हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? आपके महान मरुस्थल पढ़ रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? महान मरुस्थल। कि इस महान मरुस्थल में रेत के टीले हैं, रेत के टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। तो यहां तो महान मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूपों के प्रकार हुए हैं अभी तक तो। जी, अब इसी महान मरुस्थल के अंदर और क्या है? अब आ जाएगा कि ये जो महान मरुस्थल है इसके अंदर और क्या है। तो महान मरुस्थल के अंदर ही पढ़ रहे हैं, कहीं आगे मत बढ़ जाना। तो इसी महान मरुस्थल के अंदर एक आ जाता है आपके लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, इस महान मरुस्थल में एक लाठी सीरीज है। और ये लाठी सीरीज है कहां? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। और ये तो पूछा जाए क्या है, तो जैसलमेर में ये क्या हो जाएगी कि आपके जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच या के मध्य जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य मीठे जल की भूगर्भिक पट्टी। जी, इसको क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। हुआ क्या कि ये तो आपका जैसलमेर है, और इस जैसलमेर के अंदर 2 स्थान हैं। एक स्थान का नाम है आपके पोखरण और दूसरे स्थान का नाम है आपके मोहनगढ़। तो ये जो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच का जो हिस्सा है ना, यहां पर आपके एक भूगर्भिक रूप से, जमीन के नीचे की बात कर रहा हूं, भूगर्भिक रूप से भूगर्भिक जल पट्टी है। भूगर्भिक एक जल पट्टी है साहब, और इसी भूगर्भिक जल पट्टी को क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज। इसी भूगर्भिक पट्टी को क्या बोलते हैं? जल सीरीज। तो सतह पे नहीं है, भूगर्भिक जल पट्टी है, और इस भूगर्भिक जल पट्टी को क्या कहा गया? लाठी सीरीज कहा गया साहब। रजनी बेटा, अभी मुझे तो मैसेज कर देना बेटा, देखता हूँ जो भी होगा भाई। ऐसे में कुछ कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा जी भाई। सुमित, वो तो उस समय जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगेगा। जी आ जाओ साहब, देखो यहां पर तो क्या हुआ कि इस पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में एक भूगर्भिक जल की पट्टी है ना। अब प्रश्न यहां से आता है कि गुरुजी इसमें 2-3 प्रश्न और आते हैं। यहां पर एक लाठी में जाएगा कि यहां पे जल का सोर्स, जल का स्रोत किसको माना गया है? कि भाई यहां पर भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी है, तो इस जल की पट्टी में जल सोर्स कहां पे है? जल का सोर्स क्या है? तो जल का स्रोत माना जाता है आपके सरस्वती नदी को।
कि भाई यहां पर सरस्वती नदी बहती थी किसी जमाने में, और वो सरस्वती नदी अब जाकर के भूगर्भिक हो गई और वो जमीन के नीचे नीचे बहती है, तो वो आपके यहां से आ जाता है। जी, अच्छी बात है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा यहां से अब चीजें आती हैं कि एक जो लाठी सीरीज है ना, इस लाठी सीरीज में आपके घास भी पाई जाती है। जी, तो एक आपके यहां पर आ जाएगी घास, और यहां पे जो घास पाई जाती है उसका नाम है सेवण घास। यहां पर घास कौन सी है? सेवण घास है। जी, लाठी सीरीज में घास भी है। किशन बोल बेटा क्या हुआ? जी, सेवन घास है। और इस सेवन घास की बात करें, एक दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो इसका वनस्पतिक नाम, और इसका वनस्पतिक नाम है लस्सीथुरस। लस्सीथुरस सीडिकुस। वनस्पतिक नाम क्या है? लस्सीथुरस सीडिकुस। एक ये जो सेवन घास है, ये भी याद रखना, ये प्रोटीन युक्त घास है, ये प्रोटीन युक्त है। एक इसी सेवन घास की बात करें, इसे गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं साहब, प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। जी, तो सेवण घास भी आपके इसी लाठी सीरीज में है। सेवण घास की बात करें, वो भी आपके यहीं पर है साहब। राकेश बेटा मुझे भेजो। एक इसी सेवण घास की बात करें तो इसका सूखने पर नाम, जब ये सूख जाती है तब इसको क्या बोलते हैं? लिल्लोण, लिल्लोण। सूखने पर इसको क्या बोलते हैं? लिल्लोण कहा जाता है सब, है ना। एक आ गया। एक इसी लाठी सीरीज की बात करें तो बेटा आपके यहां पर एक नलकूप भी है, ट्यूबवेल भी है। जी, यहां पर आपके एक नलकूप भी है साहब, और उस नलकूप का नाम है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप की लाठी सीरीज में एक नलकूप है, चांदन नलकूप। और चांदन नलकूप की बात करें तो बेटा इसे कहा जाता है आपके थार का घड़ा। जी, थार का घड़ा। तो लाठी सीरीज जैसलमेर में है। बेसिकली है ये क्या? तो जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में एक भूगर्भिक रूप से मीठे जल की पट्टी है, और इसी को बोलते हैं लाठी सीरीज। और यहाँ पे जल का सोर्स किसको माना गया? सरसू नदी को। इसी लाठी सीरीज में आपके सेवन घास है, जिसका वनस्पतिक नाम लस्सीथुरस सीडिकुस है। ये प्रोटीन युक्त घास है, गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है, और सूखने पर नाम लिलोन। और इसी लाठी सीरीज में आपके एक चांदन नलकूप भी, जिसको कहते हैं थार का घड़ा भी कहा जाता है। सर नलकूप का मतलब ट्यूबवेल। जी हाँ, अब देखो यहां से। जी, यूएनडीसी के तहत यूनेस्को ने स्थापना की थी क्या? ना, यूनेस्को ने स्थापना नहीं की भाई। ओके राकेश कुमार, है ना। इसमें मैप से क्या पढ़ाऊं? अब तो कोई बच्चा कमेंट सर मैप से पढ़ाओ ताकि अच्छे से। इसमें मैप में क्या पढ़ाऊं? इसमें सुनना भाई, मैप में क्या बताऊं? ये यहाँ कि जैसलमेर में पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में लाठी सीरीज है, ये बताऊं? इतना बताऊं क्या कि पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में लाठी सीरीज है, जिसको भूगर्भिक जल की पट्टी है, जिसको ये कहते हैं। तो इधर क्या लिखा? जी, प्रोजेक्ट गोडाना यही नहीं आगे बेटा। जी, अभी देखते हैं आगे। अब आगे देखो, इसी लाठी सीरीज में एक दो बातें और आती हैं। अब ये लाठी सीरीज है ना, इसी लाठी सीरीज में लिख रहा हूं आगे, बात अलग नहीं लिख रहा। लाठी सीरीज एक क्या हो जाएगा? एक लाठी सीरीज में जाएगा कि प्रोजेक्ट, एक आपके यहां पे प्रोजेक्ट चलाया गया है। जी, तो एक सी लाठी सीरीज लिखोगे आप। लाठी सीरीज में यहाँ आपके मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया कि भाई कोई भूल जाएंगे, तो यहाँ नीचे, यहाँ लिखना, नीचे डॉट लगा करके यहाँ लिखोगे। जी, तो चाहे लाठी से मैं लिख देता हूं, चाहे एक ही बात है। एक आ जाएगा यहीं पर आपके प्रोजेक्ट सरस्वती, ये लाठी सीरीज में ही है। प्रोजेक्ट
सरस्वती। गुरुजी प्रोजेक्ट सरस्वती क्या है? तो आ जाएगा कि आपके लाठी सीरीज में IOC व ONGC द्वारा सरस्वती नदी को खोजने का अभियान। अब यहां पर हमने पढ़ा कि भाई भूगर्भिक रूप से एक मीठे जल की पट्टी है। अब मीठा जल है तो ढूंढा जाएगा साहब। गुड मॉर्निंग भाई। ढूंढा जाएगा तो ढूंढने के लिए यहां पर एक प्रोजेक्ट चला दिया जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट सरस्वती। तो लाठी सीरीज में सरस्वती नदी को खोजने के लिए अभियान चलाया गया था। IOC की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और ONGC की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो आ जाए कि प्रोजेक्ट सरस्वती क्या है? प्रोजेक्ट सरस्वती क्या है? तो IOC व ONGC के द्वारा सरस्वती लाठी सीरीज में सरस्वती नदी को खोजने के लिए चलाया गया अभियान। याद रखना सब। दूसरा एक और आ जाएगा, हाल ही में राज्य में सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र को खोजने हेतु सहयोग, और यह सहयोग आ जाएगा आपके डेनमार्क का। जी, तो हाल ही में एक देश है डेनमार्क, उसका सहयोग लिया जा रहा है। भारत सरकार क्या कर रही है भाई कि सरस्वती नदी को ढूंढ रही है वापस से, है ना? सरस्वती नदी को वापस से ढूंढ रही कि यार सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है ताकि पश्चिमी राजस्थान में या थार के मरुस्थल में पानी की सुविधा को बढ़ावा दिया जा सके। तो सरस्वती नदी कहां बहती थी उसके मार्ग को ढूंढा जा रहा है। तो इसको मार्ग को ढूंढने के लिए एक MOU किया था या सहयोग लिया जा रहा है किसका? डेनमार्क का। जी, तो ये करंट का हो गया यहां से प्रोजेक्ट सरस्वती और डेनमार्क की बात करें तो सब। जी हाँ, डेनमार्क। जी, काजरी का भी इसमें कुछ है, जो आपके नलकूप जो है ना, उस नलकूप में काजरी का योगदान था। जी, आगे चलें। ओके बच्चों, आगे देखो नेक्स्ट। इसी महान मरुस्थल में और भी चीजें हैं सब। डेनमार्क क्या है? ये डेनमार्क तो यूं एक उठाई गिरी चीज है। देश है डेनमार्क बेटा, क्या करते? जी, आगे देखो। इसी महान मरुस्थल में एक आ जाते हैं आपके यहां पर है टाड रन और पलाया झील। इस महान मरुस्थल में झीलें भी पाई जाती हैं, झील है। और महान मरुस्थल में जो झील है ना, उनको बोलते हैं टाड रन पलाया झील कहते हैं। महान मरुस्थल में जो झीलें हैं उनको बोलते हैं टाड रन और पलाया झील कहा जाता है। गुरुजी है क्या? तो आ जाएगी कि महान मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी व दलदली झील। महान मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी व दलदली झील की बात करें, उसको क्या बोलते हैं? टाडन और पलाया झील। जैसे इस प्रकार से हो गया भाई, ये आपके बालुका स्तूप है। जी ठीक है साहब, ये आपके बालुका स्तूप है। ठीक है गुरुजी। अब
जब यहां पर पहली चीज, जब यहां पर होगी वर्षा, वर्षा होगी तो पानी आएगा, और पानी आएगा तो पानी इकट्ठा होगा इन बालुका स्तूपों के बीच में, तो यहां पर यह बन जाएगी झील, और इसी झील को क्या बोलते हैं, टाड्रन और पलाई झील। तो महान मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थाई, अस्थाई इसलिए है, अगली बार बनेगी कि नहीं बनेगी कोई गारंटी नहीं है। अगली बार बनेगी कि नहीं बनेगी साहब? जी जी जी, है ना, अगली बार बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बारिश होगी कि नहीं होगी। दूसरी, अगली बार ये बालुका स्तूप यहां पर होंगे कि नहीं होंगे इसकी भी जिम्मेदारी नहीं है भाई, है ना, क्योंकि बालू का स्तूप बदलते रहते हैं। और दलदली इसलिए क्योंकि रेत है, और रेतीले क्षेत्र में जब पानी भरता है तो पानी क्षेत्र दलदला हो जाता है, तो वो आपके यहां से आ जाती है जी। तो ये यहां से आ गई। अब यहां से एक दो चीजें और हैं। एक तो आ जाता है इसके एग्जाम्पल, कि भाई यहां पर इस पश्चिमी महान मरुस्थल के अंदर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे आपके एक तो आ जाएगी बाड़मेर, और बाड़मेर में है थोब झील, बाड़मेर में एक झील इसका नाम है थोब झील, वो इसी टाड्रन और पलाया की कैटेगरी में आती है। ठीक है गुरुजी। और थोब झील की बात करें ये हो जाएगी। इसके अलावा जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में आ जाएगी आपके पोखरण, भाकरी और बीरमसर झील। पोखरण झील, भाकरी झील और बीरमसर झील, ये जैसलमेर में है, जो टाड्रन और पलाय की श्रेणी में आते हैं। सब बना सकते हो बेटा, भूत झील ऐसी नहीं भाई। जी, एक फलोदी की बात करें, फलोदी, और फलोदी में आ जाती है आपके बाप झील। फलोदी की बाप झील भी इसी कैटेगरी में आती है। सबसे साफ सुथरे एग्जाम्पल तो ये है साहब, सबसे साफ सुथरे एग्जाम्पल तो ये है। जी, ये यहां से आ जाएगा। एक और आता है कि एक आ जाएगा कि टाड या टाड रन या पलाया झील के सूखने पर यहां की जाने वाली कृषि को पलाया कृषि कहते हैं। क्या होता है, जब इनमें पानी कम हो जाता है, जब ये सूख जाती हैं, तो जमीन में हल्की सी नमी रहती है साहब, है ना, वो जो है वहां पर खेती की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पलाया कृषि। तो पलाया कृषि, तो बाड़मेर की थोप झील है, जैसलमेर में पोखरण झील, भाकरी और बीरमसर, और फलोदी में बाप का नाम आ जाएगा। थोप कहां चलेगी, बालोतरा में। अभी तक बेटा देखो मगजक नहीं कर सकता जी। भाकरी, भाकरी मैं कहां से आ गया बेटा, ये भाकरी है, तो भाकरे, जी भाकरे। तो एक आपके यहां पर टाडरन प्लाया झीलें हो गई। अब थोड़ा सा और आगे देखें, हाँ वो कहते हैं जिसके नीचे के भाग को तली, तो पैंदा को तो तली कहेंगे बेटा। किसी भी झील के चले जाओ, खड़ी और पलाया कृषि एक ही क्या, क्यों एक क्यों हुई, ये किसने कहा, एक है जी। आगे देखो साहब, अब थोड़ा सा और आगे चले गुरुजी, और क्या है। अब एक चीज और देखो, ये जो आपका महान मरुस्थल है ना, इसी महान मरुस्थल में एक चीज और आती है,
जी, अब और देखते हैं साहब, गुजिस महान मरुस्थल में कुछ और भी है क्या? है भाई। तो बेसिकली हम महान मरुस्थल कहां पढ़ रहे थे? ये तो महान मरुस्थल का क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर, यही तो आपका था, है ना। इस प्रकार चलते चले, ये तो आपका महान मरुस्थल है जी। अभी सुनते थे ना, अभी चेंज करूं, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमारे थोड़ी काम का यूएनडीपी। 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था, उसको यूएनडीपी बोलते हैं बेटा जी। अब देखो, इस महान मरुस्थल में आपको मैप ऐसा नहीं बनाना, ये तो समझा रहा हूं। ये आपके यहां पर एक शहर है फलोदी, अभी कुछ नहीं करना आपको। इस जैसलमेर में यहां पर एक स्थान है आपके पोखरण, और यहां पर एक शहर है बालोतरा। तो इस पोखरण, फलोदी और बालोतरा के इस बीच के हिस्से की बात कर रहा हूं। चित्र आपको दूसरा बनाना है, ये तो समझ में आ गया होगा। फलोदी यहां पर है, पोखरण यहां पर है, बालोतरा यहां पर है, और इसके बीच का भाग है। अब चित्र आपको कैसा बनाना है वो समझना जी। अब देखो, तो इसी महान मरुस्थल की और बात करें तो बेटा, ये तो हो गया हमारा राजस्थान का मैप, और इस राजस्थान के मैप की बात करें तो इसके बीचों बीच से हो गया आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये हो गई आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब इस 25 सेंटीमीटर के इधर वाले भाग को क्या कहा था? महान मरुस्थल, है ना, महान मरुस्थल। और इस महान मरुस्थल के अंदर यहां पर मैंने एक स्थान बताया, पोखरण। यहां पर मैंने एक स्थान बताया आपको, फलोदी, और यहां पर एक स्थान बताया मैंने आपको, बालोतरा। बालोतरा। तो बेटा, पोखरण, फलोदी और बालोतरा, इनके बीच का जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, जी, इस हिस्से की बात करूं, ये जो पूरा इलाका है इसकी बात कर रहा हूं सब। ये जो हिस्सा है ना आपका, पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच के हिस्से की बात करें, ये हिस्सा आपके बालूका स्तूप मुक्त है, अर्थात यहां पर बालूका स्तूप नहीं है। पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच की बात करें, ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर आपके बालूका स्तूप नहीं है। पोखरण, बालूका, फलोदी, जोधपुर में कहा आएगा, फलोदी जो नया जिला बन गया भाई जी। ये बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। यदि हम इसकी बात करें, पहली चीज, इसका क्षेत्र कितना है? तो बेटा, इसका एरिया, इसका लगभग 41.5% है। एक आ जाएगा कि यह चट्टानी मरुस्थल है, समझना, चट्टानी मरुस्थल है, अर्थात यह पश्चिमी मरुस्थल है। तो मरुस्थल ना, मैप तो मैं रोजाना डालता हूं बेटा, राजस्थान पर्सनल डिपार्टमेंट के ऊपर जाकर के, राजस्थान पर्सनल वेबसाइट की से मैंने आपको मैप दिया, रोजाना डालता हूं जी। देखो, ये पश्चिमी मरुस्थल है तो मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल है तो मरुस्थल, और इस क्षेत्र में चट्टाने हैं, तो मरुस्थल था और चट्टाने हो जाएं तो क्या बन जाएगा? चट्टानी मरुस्थल। भाई, मरुस्थल तो है और ऊपर से वहां पे चट्टाने और आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा? आपके चट्टानी मरुस्थल। वो क्या हो जाएगा? आपके चट्टानी मरुस्थल। तो बेसिकली ये आपके क्या है? चट्टानी मरुस्थल है साहब, चट्टानी मरुस्थल है। और चट्टानी मरुस्थल का नाम आता है हमादा, और एग्जाम में खूब आता है कि राजस्थान में हमादा का विस्तार कहां पर है? तो हमादा का विस्तार पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच में है। और हमादा क्या है? बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, और इसका क्षेत्र कितना है? 41.5% है जी। एक और याद रखना, इस बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करें तो एक आ जाएगा यहां जुरेसिक युगीन, जुरेसिक काल की
अवसादी चट्टाने हैं। जी, तो एक बात तो समझ में आ गई है कि गुरुजी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहां पर है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका एरिया क्या है, ये कैसा मरुस्थल है, उसको कहते क्या है, और यहां पे चट्टाने क्या पाई जाती है साहब। जी, उसके बाद में बाकी का जो हिस्सा बच गया, जी, ये जो रेड रेड की बात करें, इसकी बात करें, ये है आपके, ये हो जाएगा आपके बालू का स्तूप सहित। ये आपके है बालू का स्तूप सहित क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र में बालू का स्तूप पाया जाता है, सिर्फ यहां पे नहीं है। और बालू का स्तूप क्षेत्र की बात करें, इसका एरिया हो जाएगा 58.5%। तो ये हो गया आपके यहां पर कुछ चीजें इसको लेकर के, और यहां से प्रश्न आता है साहब, आता है। जी, तो यहां तक उतार लेना, बाकी इसकी कल आगे देखेंगे। कल, धन्यवाद।